तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन बॉडी हॉरर मूवी को जिसका नाम है क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेविड क्रॉननबर्ग ने और ये मूवी बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन मूवी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस मूवी की फिलहाल IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी है। और हाल ही में मैंने एक और लेटेस्ट हॉरर मूवी द वॉचर को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने वो मिस कर दी है तो जाकर जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही आगे के अननोन फ्यूचर के टाइम में और हम देखते हैं एक बच्चे ब्रैकन को जो कि सी के किनारे बैठा हुआ था और वहां पर पड़े हुए सामान से खेल रहा था। तभी उसकी माँ जूना उसे घर पर बुला लेती है और उस पर गुस्सा करती है कि वो वहां पर पड़ी हुई किसी भी चीज को ना खाए। अब ब्रैकन घर पर आ जाता है और ब्रश कर रहा होता है कि तभी वो स्पिट करने के लिए डस्टबिन देखता है, लेकिन अगले ही पल वो उसको खाने लगता है। जी हाँ, ब्रैकन यहाँ पर प्लास्टिक को बड़े ही आराम से खा रहा था। जूना उसे ये करते हुए देखती है और उसके चेहरे पर शॉकिंग बिहेवियर नहीं था क्योंकि वो इससे यूज्ड टू हो गई थी, क्योंकि ब्रैकन प्लास्टिक और बाकी सिंथेटिक चीजें खा सकता था। रात को वो आराम से सो रहा होता है और जूना उसकी साइड में ही बैठी थी जो कि कुछ सोचती है और फिर अपने ही बेटे का दम घोटकर उसको जान से मार डालती है। खैर अगले ही सीन में जूना किसी को फोन करती है और बोलती है कि उसके पति लैंग को उसके क्रीचर यानी कि बेटे की लाश लेने के लिए भेज दो। लैंग अब घर पर आता है और जूना घर से भाग चुकी थी और लैंग ब्रैकन की लाश को देखकर रोने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सॉल टेंसर को जो कि एक अजीब से बेड पर लेटा हुआ था और उसके पास में कैप्रिस आती है जो कि सॉल की परफॉर्मिंग आर्ट्स की पार्टनर और लव इंटरेस्ट होती है। सॉल एक स्टार है और वो कैप्रिस के साथ में परफॉर्मिंग आर्ट्स के शो करता है जो कि हमको आगे पता चलेगा कि आखिर वो है क्या। खैर अब अगले सीन में कैप्रिस सॉल की बॉडी को चेक करती है किसी इक्विपमेंट से और बताती है कि सॉल की बॉडी के अंदर एक न्यू ऑर्गन बनना शुरू हो गया है। अब आगे वो लोग उस ऑर्गन के बारे में बातें करते हैं कि वो फंक्शन कैसे करेगा और यूजफुल होगा भी या फिर नहीं। साथ ही साथ वो ऑर्गन पर टैटू की बात करते हैं जिसके बारे में हम आगे क्लियरली जानेंगे कि आखिर ये टैटू होता क्या है और किस काम पर आता है। अब मूवी में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि ये कहानी बहुत आगे फ्यूचर में सेट है और आज के पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज ने ह्यूमंस को किस तरह से इवॉल्व किया है, किस तरह से हमारी बॉडीज चेंज होती हैं समय के साथ में, वो चीजें इस मूवी के अंदर दिखाई गई हैं कि ह्यूमन बॉडी का फ्यूचर कैसा हो सकता है। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ये पूरी मूवी और कहानी बॉडी हॉरर के बारे में है जो कि फ्यूचर में होगा। तो प्रेजेंट टाइम की बॉडी हॉरर पर बेस्ड एक बेहतरीन मूवी मैंने द हैचिंग का एक्सप्लेनेशन कर दिया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर जरूर चेकआउट करना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, सॉल जिस बेड पर लेटा हुआ था ना उसको ऑर्किड बेड कहा जाता है और बॉडी में होने वाले चेंजेस की वजह से बॉडी के अंदर जो पेन होते हैं ना वो मशीन्स के द्वारा एडजस्ट कर दिए जाते हैं या फिर उनको दूर कर दिया जाता है। अब इस फ्यूचर के अंदर एक चीज और है कि यहाँ पर ह्यूमन बॉडीज के अंदर जो पेन है ना वो काफी ज्यादा कम हो गया है और कुछ ह्यूमंस को तो पेन फील भी नहीं होता। और जो सॉल जैसे लोगों की बॉडीज होती हैं उनके अंदर कभी कभी न्यू ऑर्गन्स बनते हैं और उस टाइम पर उनको काफी पेन होता है और बाकी टाइम किसी भी चीज में पेन नहीं होता और वो बेड उसके पेन को मेंटेन करके हटाने का काम करती है। और साथ ही साथ कुछ और भी इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि एक चेयर जिस पर बैठकर सॉल खाना खाता है और यहाँ पर उसका खाना भी नॉर्मल नहीं है, वो उसकी बॉडी के हिसाब से ही मॉडिफाइड है। और ईटिंग के टाइम पर उसको जो पेन होता है वो चेयर सेम बेड की तरह ही उसके पेन को मेंटेन रखती है और पेन के थ्रू ही खुद भी एडजस्ट होती रहती है। सॉल अब कैप्रिस को उसके बेड के लिए टेक्नीशियन बुलाने का बोलता है क्योंकि बेड का सॉफ्टवेयर कुछ दिक्कत कर रहा था और इन इक्विपमेंट्स को बनाती है एक ऑर्गेनाइजेशन लाइफ फॉर्मवेयर। खैर इसके बाद में वो दोनों जाते हैं ऑर्गन रजिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो कि गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट है ह्यूमंस में उगने वाले न्यू ऑर्गन्स को स्टोर करने का और उन पर ओनर के ट्रेडमार्क बनाकर उसे प्रिजर्व करने का फॉर देम और एनी अदर पर्सन। और जिस टैटू के बारे में सॉल बात कर रहा था वो एक्चुअली आज के समय पर ऑर्गन्स पर लगने वाला ट्रेडमार्क है। सॉल और कैप्रिस अब रजिस्ट्री ऑफिस में विपेट और टिमलिन से मिलते हैं। वो दोनों सॉल को नेशनल ऑर्गन रजिस्ट्री का काम बताते हैं कि आज ह्यूमंस के अंदर न्यू ऑर्गन्स बन रहे हैं जिनका फंक्शन अननोन है, तो वो लोग उसे निकालते हैं, स्टोर करते हैं और एक रिकॉर्ड बनाते हैं उन पर टैटू करके, यानी कि यही ट्रेडमार्क बनाकर। विपेट अब आगे ये बताता है कि
ये चीज इसलिए जरूरी है क्योंकि आज ह्यूमंस के अंदर इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, वो बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहे हैं और ये एवोल्यूशन गलत डायरेक्शन में जा रहा है एज सच न्यू ऑर्गन्स का बनना, जिससे हमारा बेसिक एवोल्यूशन चेंज हो जाता है और हमारी बॉडी पेन जैसी चीजों को छोड़ देती है, जो कि बॉडी के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है, क्योंकि पेन जो होता है वो एक सही बॉडी की फंक्शनिंग को दर्शाता है। साथ ही साथ अब इन्फेक्शन जैसी चीज भी नहीं है, तो गवर्नमेंट ऐसे एवोल्यूशन को रोकना चाहती है। आगे वो ये भी बोलता है कि आज के समय में सर्जरी इतनी सरल हो गई है कि कोई भी अपने घर से ही खुद के ऊपर सर्जरी कर सकता है, क्योंकि इनको पेन ही फील नहीं होता। खैर अब विपेट और टिमलिन सॉल की बॉडी को चेक करते हैं, उसके न्यू ऑर्गन्स को चेक करते हैं और न्यूली डेवलप्ड ऑर्गन पर टैटू कर देते हैं, यानी कि ट्रेडमार्क बना देते हैं। अब घर आकर सॉल और कैप्रिस बात करते हैं, जहां पर कैप्रिस को अभी विपेट और टिमलिन पर ज्यादा भरोसा नहीं होता, क्योंकि सॉल का ये फर्स्ट टाइम था ट्रेडमार्क करने का और रजिस्ट्रेशन का, और ये चीज कैसे वर्क करेगी ये किसे पता है। जबकि दूसरी तरफ सॉल का टैटू यानी कि ट्रेडमार्क को लेकर सिर्फ एक ही कंसर्न है कि टैटू ऑर्गन को इफेक्ट ना करने लगे। खैर अब अगले सीन में उनके घर पर बर्स्ट और डैनी राउटर आती हैं लाइफ फॉर्म वेयर के बेड को चेक करने के लिए और उसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के लिए। वो लोग सब चीज चेक कर ही रही थी और बर्स्ट ये बोलती है कि सॉल के पास में लाइफ फॉर्म वेयर की बनी हुई सार्क मशीन भी है और ये मशीन ऑटोप्सी में काम आती है और वो अब कंपनी ने बनाना ही बंद कर दिया है। वो दोनों ही सार्क मशीन को देखने लगती है और पूछती है कि ये सॉल और कैप्रिस के किस काम आती है, और हमको ये पता चलता है कि यही उनकी परफॉर्मिंग आर्ट्स का मेन इक्विपमेंट है। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि सॉल और कैप्रिस की लाइव परफॉर्मेंस चल रही होती है, जहां पर सॉल सार्क यूनिट में लेटा हुआ था और कैप्रिस उसकी बॉडी की सर्जरी करके उसके अंदर से न्यू ऑर्गन को निकाल देती है। यहाँ पर असल में अब ह्यूमन बॉडी ही सबसे बड़ी आर्ट बनती जा रही थी और लोग अपने न्यू ऑर्गन से या फिर अपनी बॉडी के साथ में एक्सपेरिमेंट्स करके आर्ट परफॉर्मेंस दिया करते थे, जिसको ऑडियंस देखने भी आती थी। तो सॉल का न्यू ऑर्गन निकल चुका था और वो कैप्रिस के साथ में बैठा हुआ था। अब इस शो में विपेट और टिमलिन भी आए हुए थे, हालांकि उनका आना यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ था। अब सॉल के पास में टिमलिन आती है, जो कि उसकी सर्जरी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई थी और वो सॉल से ये बोलती है कि ये जो सर्जरी है ना, अब न्यू इंटीमेट टाइप चीज है और वो भी इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहती है। अब बर्स्ट और डैनी राउटर भी पास में ही किसी से बात कर रही थी कि सॉल इनर ब्यूटी का आर्टिस्ट है, और वहां पास में ही लैंग भी खड़ा हुआ था, जो कि सॉल के आसपास हमें पहले भी दिखाई दिया था। लैंग अब एक कैंडी बार खा रहा था, जिसे वो टेबल पर रख देता है और वो बार एक आदमी उठाकर खा लेता है, लेकिन अगले ही पल वो तड़पते हुए मर जाता है। खैर अगले सीन में डिटेक्टिव कोप, जो कि न्यू वाइस यानी कि गवर्नमेंट की न्यू डिवीजन के लिए काम करते हैं, और वो विपेट और टिमलिन से मिलते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि सॉल के ऑर्गन्स के बारे में और उसके टैटूइंग के बारे में, यानी कि ट्रेडमार्क के बारे में। अब वो दोनों ही बताते हैं कि सॉल अपने ऑर्गन्स को एक आर्ट की तरह दर्शाता है। फिर वो दोनों ही कोप को सॉल के ऑर्गन्स की ड्राइंग भी दिखाते हैं। अब अगले सीन में हम सॉल को देखते हैं, जो कि अपने बेड पर था और वो कैप्रिस से बोलता है कि न्यू ऑर्गन वो फील कर पा रहा है, जिस पर वो बोलती है कि ये इतनी जल्दी क्यों हो रहा है और ऑर्गन्स के उगने के बीच का पीरियड कम होना ठीक नहीं है। खैर उसके बाद में हम देखते हैं एक ईयरमैन को, जिसने अपनी पूरी बॉडी पर ईयर्स उगा लिए थे और वो अपनी आंखें और मुंह सिलकर अपने ईयर्स की परफॉर्मेंस देता है। अब सॉल भी वहां पर था और उसे एक लेडी एड्रियन मिलती है, जो कि क्लाइनेक की बायोमॉर्फोलॉजी कोऑर्डिनेटर है, और यहाँ पर क्लाइनेक कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति है जिसकी पूरी बॉडी पर ईयर्स उगे हुए थे। वो सॉल को बताती है कि वो अपने अंदर के ऑर्गन्स को काइंड ऑफ डिसाइड करता है कि वो कैसे होंगे, और वो डॉक्टर नेसटियर से जाकर मिले एक बार, जो कि इनर ऑर्गन्स पर काम करते हैं, उनको ब्यूटी देने का काम करते हैं। यहाँ पर इस शो में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि खुद को ही पेन दे रहे थे, और ऐसे लोग हमको थ्रू आउट द मूवी देखने को मिलते हैं। असल में ये लोग एक दूसरे को हर्ट करके प्लेजर दे रहे थे, मींस उनको दर्द जो कि अब काफी कम बचा होता है, तो लोगों के अंदर उसको फील कर कर उनको प्लेजर मिला करता था, जो कि किसी सेक्सुअल एक्टिविटी की तरह होता है। यानी कि जो आज के फ्यूचर ह्यूमंस हैं वो इस तरह से सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड है। खैर सॉल अब उस शो से घर आ रहा होता है और रास्ते में उसे लैंग मिलता है, और यहाँ पर लैंग सॉल को ऑफर करता है कि वो उसके बेटे ब्रैकन की डेड बॉडी की ऑटोप्सी करे, जिससे कि उसका शो और भी ज्यादा हिट हो जाएगा, जिसका मकसद हम थोड़ी देर में जानेंगे। खैर घर आकर सॉल कैप्रिस से इसके बारे में बात करता है और उसे खाने में भी अब काफी दिक्कत होने लगी थी। कैप्रिस सार्क यूनिट में लेटी हुई थी और सॉल यूनिट को कंट्रोल कर रहा था, और वो कैप्रिस को कट लगाकर और पेन देकर प्लेजर देता है और फिर उसे खुद भी ज्वाइन कर लेता है, और वो दोनों ही पेन को एंजॉय करने लगते हैं और अपनी स्किन के ऊपर कट्स लगाने लगते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ऐसे लोग हमको थ्रू आउट द मूवी देखने को मिलते रहेंगे। खैर रात को सॉल डिटेक्टिव कोप से मिलता है और सॉल कोप के लिए अंडर कवर काम किया करता था। जी हाँ, और ये
बात कैप्रिस को भी नहीं पता थी। सॉल उसे बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी देता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी पर ये सब एक्सपेरिमेंट्स और उसके एवोल्यूशन से छेड़छाड़ करना एक क्राइम है और इसलिए ही इसका नाम क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर पड़ा है। वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं और सॉल उसे डॉक्टर नेसाटियर के बारे में बताता है। साथ ही वो ब्रैकन की मदर जूना के बारे में भी जानकारी निकालने का बोलता है। एज लैंग ने उसे बताया था कि ब्रैकन को उसकी मदर ने ही मारा था, तो सॉल पता लगाना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया। अब सॉल डॉक्टर नेसाटियर से मिलने जाता है और नेसाटियर उसे इनर ब्यूटी पेजेंट के रजिस्ट्रेशन का प्रपोजल देता है और अपने पर एक जिपर लगाने का ऑफर देता है, जिससे सॉल अपने ऑर्गन्स पर बेटर कंट्रोल कर पाएगा। घर आकर सॉल कैप्रिस से मिलता है और उसे जिपर दिखाता है जो उसने लगवा लिया था और वो जिपर सेक्सुअल अपील का काम कर रहा था और कैप्रिस उसके साथ में इंटीमेट एक्टिविटी करने लगती है। अगले सीन में सॉल जूना से मिलने जाता है जो कि एक जेल में थी और वो बताती है कि उसका अपना बेटा किसी क्रीचर की तरह लगता था जो कि प्लास्टिक खाया करता था और जो उसका लार यानी कि सलाइवा था वो एसिड की तरह था और इसलिए ही उसने उसे मार दिया, जिसका उसे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। और उसके बेटे को उसके पति ने ऐसा बनाया था जिसके दोस्त किसी कैनिबल्स की तरह हैं। अब हम देखते हैं कि लैंग जो कि एक फैक्ट्री में आता है और यहाँ पर वो अपने साथियों के साथ में वही कैंडी बनाया करता था, यानी कि वो बार टाइप की जो होती है। लैंग अपने साथी टार से ये बोलता है कि उनको काम जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि लैंग ब्रैकन की ऑटोप्सी करवाने वाला है, तो वो जो कर रहे हैं वो दुनिया के सामने आने वाला है, जिसके लिए लैंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। अब हम देखते हैं कैप्रिस को जो कि एक लेडी के शो में गई थी और वो लेडी अपने चेहरे के साथ में एक्सपेरिमेंट्स करती है जिसको वो कॉस्मेटिक सर्जरी कहती है और कैप्रिस इससे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड होती है और वो भी अपने चेहरे पर वही सर्जरी करवा लेती है। वैसे भी यहाँ पर इनको दर्द वगैरह तो होना है नहीं, तो कुछ भी कर सकते हो। खैर घर आकर कैप्रिस सॉल को वो सर्जरी दिखाती है और वो बोलती है कि वो नेक्स्ट परफॉर्मेंस यही ऑटोप्सी को कंडक्ट करना चाहती है, जिस पर सॉल भी मान जाता है। उसके बाद में सॉल ऑर्गन रजिस्ट्री ऑफिस जाता है जहाँ पर वो विपेट से मिलता है और विपेट उसको बताता है कि वो भी इनर ब्यूटी पेजेंट प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है लेकिन सीक्रेटली, और सॉल इसमें बेस्ट कैटेगरी में विन कर सकता है, जिस पर सॉल ये बोलता है कि उसे कोई भी इंटरेस्ट इसमें नहीं है क्योंकि वो अपने अंदर एक ऑर्गन को तो उगा लेगा लेकिन जीतने के बाद में वो उसको हटाएगा, जिस पर विपेट ये बोलता है कि सॉल बाद में कुछ भी करे और वो लोग उसको कवर अप कर लेंगे और बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। अब सॉल टिमलिन से मिलता है और वो उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस्ड होती है और वो उसके साथ में इंटीमेट होने लगती है, लेकिन सॉल यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन इंटीमेसी में उतना अच्छा नहीं था। खैर सॉल और कैप्रिस अब लैंग से मिलते हैं और वहां पर वो अपने घर पर ब्रैकन की बॉडी दिखाता है। लैंग बोलता है कि वो ये ऑटोप्सी करवाना चाहता है और एक पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहता है, जिस पर सॉल पूछता है कि ये तो पुलिस ऑटोप्सी से भी हो सकता है, जिस पर लैंग ये बोलता है कि पुलिस सभी लोगों से चीजों को कवर अप कर देगी और लैंग पब्लिक के सामने आज के ह्यूमंस की ईटिंग प्रॉब्लम्स का सलूशन रखना चाहता है क्योंकि आज के टाइम में सॉल जैसे लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते और उन्हें उस चेयर की जरूरत पड़ती है। लैंग अब सॉल को अपनी एक कैंडी बार खाने को देता है लेकिन सॉल उसे तब खाने से मना कर देता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग ब्रैकन की पब्लिक ऑटोप्सी करें। और साथ ही साथ हमको ये भी पता चलता है कि लैंग ह्यूमंस के ऑर्गन डेवलपमेंट को थोड़ा चेंज करना चाहता है। साथ ही सॉल अगर अपने न्यू ऑर्गन्स को ना हटाए तो उसकी जान भी चली जाएगी, यानी कि सॉल के अंदर जो नए नए ऑर्गन्स उगते हैं ना, वो उनको इसलिए हटाता है ताकि उसकी खुद की जान को खतरा ना हो, क्योंकि इन अननोन ऑर्गन्स के जो फंक्शंस है ना वो किसी को भी नहीं पता। अब रात को सॉल कोप से मिलता है और उसको लैंग और उसके ग्रुप के बारे में बताता है और हमको ये पता चलता है कि कोप यहाँ पर सिर्फ लैंग के पीछे नहीं बल्कि उसके पूरे ग्रुप के पीछे है और वो सॉल से ये कहता है कि वो उसके ग्रुप का पता लगाए और वो लोग पर्पल कैंडी बार बना रहे हैं जो कि एक प्लास्टिक सिंथेटिक मेड है और नॉर्मल ह्यूमन उसे खा भी नहीं सकता क्योंकि वो इतना ज्यादा टॉक्सिक है, लेकिन जो ह्यूमंस इवॉल्व हो गए हैं वो उसको बड़ी आसानी से खा लेते हैं। अब यहाँ पर आपको याद होगा कि लैंग ने उस बार को रख दिया था और एक आदमी ने उसको खाया था, तो वो असल में नॉर्मल ह्यूमन होगा और इसी वजह से उसकी जान चली गई थी। यानी कि यहाँ पर अभी सारे ह्यूमंस इवॉल्व नहीं हुए हैं और अभी यहाँ पर ये जो एवोल्यूशन है वो धीरे धीरे शुरू हुआ है। जिसके बाद में हम डॉक्टर नेसाटियर को देखते हैं जिनके घर पर बर्स्ट और राउटर आती है और उसकी ईटिंग चेयर ठीक करने के बहाने से उसको जान से मार देती हैं। जिसके बाद में सॉल और कैप्रिस लैंग से मिलते हैं और सॉल लैंग से उसके ग्रुप के बारे में पूछता है। अब लैंग यहाँ पर अपना असली मिशन बताता है कि वो और उसके फॉलोअर्स दुनिया को एक बहुत ही अनोखी चीज देना चाहते हैं। असल में वो ह्यूमंस को प्लास्टिक खाने का तरीका देना चाहते हैं क्योंकि जो वेस्ट हम क्रिएट करेंगे वो खत्म भी हो जाएगा और ह्यूमैनिटी मशीनरी के साथ साथ अच्छे से एग्जिस्ट कर पाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम में खाने पीने की बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली थी। लैंग बताता है कि उसने और उसके फॉलोअर्स ने अपनी सर्जरी कराई है ताकि वो आराम से प्लास्टिक और सिंथेटिक चीजों को डाइजेस्ट कर पाएं। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि
कि ब्रैकन यानी कि उसका जो बेटा था वो इस एबिलिटी के साथ में पैदा हुआ था और ये एक रेवोल्यूशन है जिसको वो दुनिया के सामने लाना चाहता है कि ह्यूमंस की ईटिंग प्रॉब्लम्स इससे दूर हो जाएंगी और ह्यूमैनिटी का फ्यूचर काफी अच्छा होगा। अब अगले सीन में ब्रैकन की जो ऑटोप्सी होती है वो सबके सामने शुरू होती है और लैंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन शॉकिंगली ब्रैकन की बॉडी ओपन होने के बाद में सब ये देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर तो सर्जरी करके ऐसे ऑर्गन्स डाले गए थे और उनको मॉडिफाई किया गया था प्लास्टिक पचाने के लिए और ब्रैकन की बॉडी में खुद कोई एबिलिटी नहीं थी। लैंग ये देखकर दुखी हो जाता है और बाहर जाकर रोने लगता है और बोलता है कि उसकी वाइफ ने ये सब किया है, यानी कि ब्रैकन के ऑर्गन्स चेंज करवाए हैं, उसकी सर्जरी करवाई है। अब तभी वहां पर बर्स्ट और राउटर लैंग के पास में आती हैं और उसे भी ब्रेन के अंदर ड्रिल घुसाकर जान से मार डालती हैं। जिसके बाद में सॉल कोप से मिलता है और उससे सख्ती से पूछता है कि ब्रैकन के ऑर्गन चेंज के बारे में, तो कोप उसको बताता है कि ब्रैकन पहले गवर्नमेंट की नजर में आ गया था और उसकी एबिलिटी रियल थी, वो प्लास्टिक को कंज्यूम और डाइजेस्ट कर सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ये चीज बाहर नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ही ब्रैकन की सर्जरी करके उसके ओरिजिनल ऑर्गन्स को चेंज कर दिया था और चेंज करने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद टिमलिन थी। जी हाँ। सॉल पूछता है कि लैंग को किसने मारा, जिस पर कोप बोलता है कि उसे नहीं पता और सॉल बोलता है कि लैंग की मौत उसके कॉज के लिए ही अच्छी है और अब सॉल भी लैंग के कॉज को सही मानता है, यानी कि ह्यूमैनिटी के लिए, और वो कोप के साथ कभी ना काम करने का फैसला करते हुए वहां से चला जाता है। यानी कि सॉल यहाँ पर समझ गया था कि लैंग बिल्कुल सही काम कर रहा था। और बात करें यहाँ पर कि बर्स्ट ने और राउटर ने इनको क्यों मारा, यानी कि डॉक्टर को और यहाँ पर लैंग को, तो शायद से ये भी गवर्नमेंट के लिए ही काम करती होंगी। शायद से गवर्नमेंट ये भी नहीं चाहती होगी कि इससे जुड़ी हुई कोई भी कड़ी बाहर आए और कहीं ना कहीं हो सकता है कि डॉक्टर नेसरटियर भी इस चीज को जानते होंगे। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम सॉल को देखते हैं जिसको ईटिंग में काफी प्रॉब्लम हो रही थी और वो कैप्रिस से लैंग की बनाई हुई कैंडी मांगता है और खाता है, जिसके तुरंत बाद ही चेयर रुक जाती है क्योंकि सॉल का पेन जो कि उसको ईटिंग यानी कि खाने के टाइम पे हुआ करता था वो खत्म हो जाता है और सॉल के चेहरे पर हम खुशी और खुशी के आंसू भी देख पाते हैं और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी क्राइम्स ऑफ द फ्यूचर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नए टाइप की बॉडी हॉरर मूवी पसंद आई होगी। अब यहाँ पर ये जो 1970 के अंदर आई थी ना, इससे उसका कोई भी लिंक नहीं है। यहाँ पर ये स्टोरी एंटायरली डिफरेंट है। बात करें मूवी के अंदर आखिर दिखाया क्या गया है, तो यहाँ पर 2-3 चीजें दिखाई गई हैं कि सबसे पहली तो ह्यूमंस फ्यूचर के अंदर कैसे हो सकते हैं, उनका एवोल्यूशन कैसे होगा, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा या फिर वो दिखने में कैसे होंगे और ह्यूमैनिटी किस हद तक इवॉल्व होने वाली है। यहाँ पर एक आर्टिस्ट के बारे में भी दिखाया गया है कि जो आर्टिस्ट की आर्ट होती है उसको हर कोई नहीं समझ पाता और उससे उसका क्रेडिट कई बार ले भी लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर लैंग का बेटा ब्रैकन जो था वो एक एस कार्ड था और उसके जरिए पूरी ह्यूमैनिटी यहाँ पर सही हो जाती। और बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में, तो गवर्नमेंट यहाँ पर इन चीजों को बाहर ही आने देना नहीं चाहती थी, यानी कि वो ह्यूमन एवोल्यूशन को रोकना चाहती थी। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए